एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पहले वीडियो में हमने ये जाना कि हम डेरिवेटिव का किन किन राशियों पर कर सकते हैं, और साथ ही हमने उसमें पहले टॉपिक पे चर्चा किया, जैसे कि हमने बताया था कि उसको हमने किस तरह से किसी राशि में परिवर्तन होने की वजह से उससे डिपेंड या उस पर डिपेंडेबल किसी दूसरी राशि में या उससे संबंधित किसी दूसरी राशि में किस तरह से परिवर्तन होता है, ये हमने समझा। और साथ ही साथ उस पर एक सरल या एक सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। राशियों में परिवर्तन की दर के लिए हम डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करके कुछ जटिल समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि किसी भी घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अगर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इंक्रीजिंग कितनी वृद्धि होगी, व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। जबकि घन का जो एज है, एज मतलब कोर, घन के कोर का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन जो दी हुई राशि है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले दी हुई राशि में यदि मान लें कि लेट भी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मान लें कि घन का आयतन भी है, यदि ऐसा मान लें तो दिया क्या हुआ है कि डी वी बाई डी टी यानी समय के सापेक्ष, समय के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंजिंग। तो वॉल्यूम में जो चेंज रेट है वो दे दिया हुआ है 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप ये देख पा रहे होंगे, ये वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम का यूनिट है, टाइम है तो यहाँ टाइम का यूनिट दिया हुआ है। तो इस तरह से डी वी बाई डी टी हमने इसको कर लिया हुआ है। और इसको पहचानने का दूसरा तरीका ये भी है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंजिंग किस में हो रहा है, वॉल्यूम में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इस पूरे क्वेश्चन के इस पार्ट से या इस क्वेश्चन के इस सेंटेंस से हमें मिला डी वी बाई डी टी। अब ये वी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसके लिए इससे पहले हमने लिख लिया कि वी जो है वो क्यूब का वॉल्यूम है, ऐसा हमने मेंशन कर लिया। तो पहला क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी को हमने यहाँ लिख लिया। अभी आगे कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब कितनी तेजी से सरफेस एरिया में वृद्धि होगी यदि लेंथ ऑफ एज यानी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए हमें और भी कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे कि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये x क्या है, तो x मान लीजिए कि उस घन के भुजा की लंबाई है यानी कोर की लंबाई है। तो ये मान लेंगे एंड x बी द लेंथ ऑफ एन एज आर द एज, मतलब और कोर की लंबाई x है। ये जो है दी हुई राशियां हैं, दी हुई राशियों को हमने लिख लिया। अभी अननोन क्वांटिटी को लिख लेंगे या फाइंड आउट, टू फाइंड, जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। तो ज्ञात क्या करना है कि सरफेस एरिया में कितनी इंक्रीजिंग होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिख लेंगे हम डी एस बाई डी टी। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एस बाई डी टी, यानी सरफेस एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंजिंग होगी, तो इसको डी एस बाई डी टी के रूप में लिख लेंगे। अब हमें, चूंकि हमने गिवन लिख लिया हुआ है, दी हुई राशियों को लिख लिया हुआ है, चरों को हमें मानना है, उन चरों के मान हमने मान लिए हुए हैं, या जिन क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उन क्वांटिटी को हमने
चरों से दिखा दिया हुआ है, v और x 2 चरों से दिखा दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने s चर एक और यूज किया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम को। अभी हमें इसको मेजर करना है। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम और एज में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एज, क्योंकि यही दो दी हुई हैं, ये तो ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो ज्ञात है उनमें तो रिलेशन देख ले पहले। तो हम लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि आयतन बराबर कोर का क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एज पावर 3, ऐसा होता है। ये सूत्र आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि घन का आयतन बराबर घन के भुजा की घात 3 या भुजा का क्यूब, ऐसा पढ़ चुके होंगे। तो ये हम पहले फॉर्मूला ले लेंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी किया था, एक जो सिंपल क्वेश्चन लिया था उसमें हम सबसे पहले दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन जो हमें पूर्व किसी फॉर्मूले से या किसी तरह से पता हो, या तो दिया हो या तो हमें फॉर्मूले से ज्ञात हो, तो उसको हम लिख लेते हैं और फिर दोनों पक्षों का हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमें डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है वो x के सापेक्ष नहीं करना है, यहाँ हमें t के सापेक्ष करना है, क्योंकि टाइम के सापेक्ष वो पूछ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे dv/dt, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो dv/dt और यहाँ भी लिखेंगे d/dt ऑफ एक्स क्यूब। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि चर t के सापेक्ष चर x का अवकलन करना है, चर t के सापेक्ष चर x का अवकलन करना है। तो ये अवकलन जो कि चेन रूल से होगा, ये अवकलन हम करते हैं यहाँ 3x पावर 2 होगा और dx/dt यहाँ लिख देंगे चेन रूल से। तो इस तरह से dv/dt इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 3x² इंटू dx/dt। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि dv/dt का वैल्यू 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे और लिख सकते हैं 3x² इंटू dx/dt इज इक्वल टू dv/dt। तो dv/dt का वैल्यू पुट करेंगे 8। अब आप चाहें तो ये यूनिट भी शो कर सकते हैं या नहीं भी शो कर सकते हैं। और इस तरह से एक और वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं ताकि हमें dx/dt प्राप्त हो जाए। अब dx/dt क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ये आगे हम जब इसको रिलेट करेंगे x के साथ तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम x का वैल्यू जो कि 12 है, तो यहाँ 12 दे देंगे, 12 पावर 2 इंटू dx/dt इज इक्वल टू 8। अब 12 जार 144 होता है, 144 इंटू 3, इन सबको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा dx/dt का वैल्यू, और वो होगा 8/12 इंटू 12 इंटू 3। और यहाँ हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और 2 6 जार 12। तो ये हो जाएगा 1/3 3 जार 9 और 9 6 जार 54। तो dx/dt का वैल्यू हो गया 1/54। इसको हम रख लेंगे, इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो इस इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हमें चूँकि फाइंड आउट करना है ds/dt, तो हमें पहले s के साथ x का क्या रिलेशन है वो भी देखना होगा। लिखेंगे सिंस s इज इक्वल टू, अब s क्या है, सरफेस एरिया है, और x क्या है, लेंथ ऑफ एज है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 इंटू x² के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, तो इसको लिख लेंगे। और यहाँ भी दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष, क्योंकि हमें t के सापेक्ष ही इसकी दर चाहिए, मतलब इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष चाहिए, t के सापेक्ष चाहिए। इसीलिए यहाँ डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ds/dt इज इक्वल टू, यहाँ जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा 12x और dx/dt हो जाएगा। अभी यहाँ हम लिखेंगे 12 इंटू x का वैल्यू पुट करेंगे 12, क्योंकि दिया हुआ x का वैल्यू 12, और dx/dt का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने dx/dt क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हम ये पहले से ही जानते थे कि अगर हम ds/dt फाइंड आउट करेंगे तो s का रिलेशन है x से, और जब भी और अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो कैसे भी इसका पूर्ण अवकलन तो हो नहीं पाएगा, एक बाकी रह जाएगा, dx/dt रह जाएगा, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने वो पहले से ही प्लान करके और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है, ताकि हम यहाँ उसको पुट कर पाएँ। तो यहाँ पुट करेंगे 1/54, और 1/54 फिर 6 2 जार 12 और 6 9 जार 54, और ऐसे ही 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो यहाँ ये होता है 8, 4 2 जार 8, और यहाँ बच जाता है 3। तो 8/3 होगा रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
समय के सापेक्ष। अभी इसके यूनिट की बात आती है तो यूनिट लिख देंगे। सरफेस एरिया का यूनिट होगा यहाँ, चूँकि यूनिट लेंथ ऑफ एज का यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। और चूँकि ये सरफेस एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो इस यूनिट पे स्क्वायर दे देंगे। तो ये हो गया, इसका यूनिट हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा बाई करके dt का। तो dt चूँकि टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए यहाँ सेकंड लिख देंगे, या सेक या फिर s लिख देंगे। तो हम लिख देंगे हैज़ द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ सरफेस एरिया इज 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने सरफेस एरिया में जो इंक्रीजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस पूरे प्रक्रिया में हमने क्या किया, एक टुक हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ज्ञात राशियां थी, सबसे पहले हमने उन ज्ञात राशियों के वेरिएबल सेट किए, जैसे कि वॉल्यूम को शो करते हैं v से, तो v एक वेरिएबल हो गया। फिर एज ऑफ क्यूब दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो एज हमने रिप्रेजेंट किया x से। फिर इन दोनों के बीच जो रिलेशन था हमने सबसे पहले वो रिलेशन लिखा, ठीक है। वो रिलेशन लिखने के बाद से जिसके सापेक्ष यहाँ अवकलन या रेट है, चेंजिंग रेट है, उसके सापेक्ष हमने अवकलन किया। अगर यहाँ सेंटीमीटर के मतलब यहाँ लेंथ के सापेक्ष अगर इंक्रीजिंग हो रहा होता है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले वीडियो में, तो हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लेकिन यहाँ रेट ऑफ चेंजिंग जो है वो वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में है या टाइम के सापेक्ष है, तो इसलिए हमने t के सापेक्ष अवकलन किया जिससे कि हमें प्राप्त हुआ 3x² dx/dt प्राप्त हुआ। अभी इस क्वांटिटी को ऐसे रहने देते हैं, इसको फ्यूचर में यूज के लिए। लेकिन ये जो क्वांटिटी है, चूंकि 3 नोन क्वांटिटी है, x भी नोन है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ गिवन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और इस तरह से इस राशि के दिए हुए मान को भी हमने दूसरी तरफ लिख लिया, और इसको कैलकुलेट करके हमने dx/dt फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि सबसे पहले हम इसको नहीं हल करते हैं, सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है पहले उसको मन में हल कर लेते हैं। ds/dt अगर आप देखें तो इसको हल करेंगे तो s = 6x² होगा। इसको सॉल्व करते वक्त आपको मिलेगा क्या, 12x dx/dt मिलेगा। अब यदि आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और dx/dt का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू तो दे दिया हुआ है, दिया क्या नहीं है, dx/dt, इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए दी गई राशियों के बीच कम्युनिकेशन करके और हम वो ज्ञात कर लेते हैं जो इसको ज्ञात करने में ज़रूरत है जिसकी, ठीक है, यहाँ की dx/dt की ज़रूरत है। तो इसलिए इन दी हुई राशियों में जिनके मान ज्ञात है पहले से, उनसे हमने dx/dt फाइंड आउट किया और फिर बाद में इसको सॉल्व किया। यानी मन में पहले ये सॉल्व हुआ था और सॉल्यूशन करते वक्त पहले हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। जिसके वैल्यू फाइंड आउट करने पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए उनके लिए, और जो जो राशियाँ चाहिए फिर उसकी व्यवस्था हम पहले कर लेते हैं और फिर जाके हल करते हैं। जबकि विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे टीचर ने सॉल्व किया बस वैसे ही उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है ना। पहले हम ये मन ही मन सॉल्व कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इनकी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जो दी गई राशियाँ हैं उससे हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं उस ज़रूरत को, या मतलब जो अननोन क्वांटिटी है जो हमें ज़रूरत लगेगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करने में, हम उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं और उसको लिखते वक्त पहले स्टेप में लिखते हैं। तो लिखने का प्रक्रिया अलग है मैथ का, और उसको सॉल्व करने का प्रक्रिया अलग है, ठीक है। मतलब मन ही मन पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और फिर मैंने ये प्रोग्राम किया कि पहले मुझे ये ज्ञात कर लेना है फिर जाके ये सॉल्व करना है। तो मैथ का तरीका ये होता है, मतलब ये सेक्रेट कह सकते हैं मैथ का। टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको मैंने यहाँ पूरा वो खोल के रख दिया, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे तो आप टीचर जितना तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इसके बाद एक और चीज़ है जो अनुभव है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है। तो एक कमी बस टीचर से और आप में, मतलब आप में और टीचर में एक यही डिफरेंस रह जाएगा कि उनके पास अनुभव है, आपके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उनके जैसा सोच आपके पास भी हो जाएगा इस वीडियो को देख लेने के बाद कि वो कैसे सोचते हैं। तो जब उन किसी भी व्यक्ति का जिनको आप फॉलो कर रहे हैं या जिनसे कुछ सीख रहे हैं, जब उनके सोच को पकड़ना शुरू कर देंगे या उनके सोच को कैच करेंगे, उनके सोच को फॉलो करेंगे, उनके क्रियाओं को फॉलो नहीं करेंगे। आमतौर पे लोग क्रियाओं को फॉलो करते हैं। खैर ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ है। तो फिर अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना।
तो क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड वेव्स move circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circle, a circular wave 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी शांत झील में कोई पत्थर मारा जाता है। जैसे ही पत्थर अंदर डूबता है तो उस जगह पे एक सर्कुलर वेव बन जाता है, और सर्कुलर वेव जो है बड़े तेज़ी के साथ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ता है। मतलब अभी इतना है, अभी यहाँ मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना और मात्र 1 सेकंड में वो इतना बड़ा एक सर्कुलर एरिया कवर कर लिया, क्लोज कर लिया। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उस सर्कुलर किसी क्षण जो है उस सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो किसी क्षण अगर 8 है, किसी क्षण 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो वो प्रति सेकंड कितना एरिया कवर कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, और गिवन में हम लिख लेंगे ये डी, ये डिस्टेंस है तो डी एक्स बाई डी टी ये टाइम है, यानी कि रेडियस में उसके जो चेंजिंग हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कुलर जो स्पीड है, सर्कुलर स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का है। अभी अगर किसी क्षण जो है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया हुआ है, तो इससे पहले कि हम ये x वगैरह लिखें, इससे पहले लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेब बी x। मान लीजिए कि सर्कुलर वेब का जो रेडियस है वो x है, तो x है तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, उससे बंधने वाला या परिबद्ध जो एरिया है, उस वेव से जो परिबद्ध सर्कुलर एरिया है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए पहले हम एरिया और फिर रेडियस के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये रिलेशन हो गया। अभी हम इनके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसके एरिया में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का जो रेट होगा वो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, अवकलन पाई तो पहले कांस्टेंट है वो पहली बार आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, इसको लिख सकते हैं 2 पाई एक्स, और यहाँ लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे एक्स का, तो इसलिए हमें लास्ट में डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, है ना। और ये हमने लिख लिया यहाँ, चूँकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन x का वैल्यू कह रहा है कि यदि किसी क्षण जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो x का वैल्यू यहाँ 8 रख लेंगे। अब चूँकि उसका चेंजिंग रेट जो है उस ब्रीथ के बढ़ने का या उस वेव के पढ़ने का जो चेंजिंग रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो डी एक्स बाई डी टी पहले से हमें पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन हम पहले से इसको जानते हैं, गिवन के अंडर में हमने यहाँ इसको लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, चाहे तो यूनिट भी साथ में लिख सकते हैं, या फिर एंड आफ्टर कैलकुलेशन भी हम इसका यूनिट देख करके और इसका यूनिट देख करके इस रिजल्ट का यूनिट डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 40 2 ज़ा 80 पाई हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिटरमाइन कर लेते हैं। यूनिट होगा, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यहाँ सेंटीमीटर में मैंने मेजर किया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और पर सेकंड, क्योंकि यहाँ टाइम है तो पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो है वो जो सर्कुलर वेव है उसका एरिया पर सेकंड 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो लिख सकते हैं हैंस द इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव is 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव इज 80 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, यानी कि 1 सेकेंड में इतना क्षेत्रफल बढ़ रहा है, 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल बढ़ रहा है उस सर्कुलर वेव का। तो इस तरह से
हम इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम पिछले वाले जो भी क्वांटिटी होते हैं उनको प्रोग्राम करके और वे सभी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो ज्ञात करने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी, जो जो क्वांटिटी हमें चाहिए, उन क्वांटिटी की जिनकी ज़रूरत है हम वो सभी चीज़ें पहले से ही ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करके फिर इसमें पुट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ तो पहले से ही ज्ञात था, कुछ ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। dx/dt पहले से ज्ञात किया, क्योंकि हम ये जानते थे कि जैसे एरिया को हम रेडियस से रिलेट करेंगे तो वहाँ हमें t के सापेक्ष जब अवकलन करना होगा रेडियस और टाइम का एक रेशियो में मिल जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो पहले से यहाँ है, वो वैल्यू हमने पुट किया और बाकी हमने एरिया में चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।